नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं दिन भर की जिन पर हम सभी की नजर रहती है। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की हम बात करेंगे, अपने संवाददाताओं से चर्चा करेंगे, एक एक अपडेट लेंगे। सबसे पहले उन प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर, हिंदुस्तान एकजुट, लेकिन इससे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं टेंशन इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो देर रात भी बयान जारी किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। क्या वो बयान है, किसकी तरफ से जारी किया गया है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसमें एलओसी पर पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इस वक्त एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और ये कहीं ना कहीं एक बौखलाहट के तौर पर नजर आ रहा है। और भारत के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा अपनाने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए भी पाकिस्तान करता नजर आ रहा है। विस्तार से बताएंगे इस खबर के बारे में आपको। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। जी हाँ, इस जंग पर अभी फिलहाल कुछ दिन का ब्रेक लग गया है। आखिर कितने दिन का ये ब्रेक लगा है, इसके क्या नियम है, क्यों ये ब्रेक लगा है, ये तमाम चीजें बताएंगे विस्तार से आपको आगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज पंच की। भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक आज बुलाई है और आज 11 बजे ये अहम बैठक होगी, जिसमें सरकार की ओर से उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी जाएगी। जहां एक और भारत एकजुट है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में टेंशन है। भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके आतंक के आकाओं की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान की बौखलाहट अब एलओसी पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पर नजर आ रही है। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ कई तरह के हथकंडे सोशल मीडिया पर अपना रहा है, बताएंगे आपको। और साथ ही पाकिस्तान के झूठ का करेंगे पर्दाफाश। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज होने वाली सर्वदलीय बैठक के बारे में। तो आज ये सर्वदलीय बैठक होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसमें सभी दलों के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होते नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर का इंतजार, लगभग बताया जा रहा है कि 11 बजे ये अहम बैठक होगी और इस अहम बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी जो है वो इस वक्त सभी लोगों को दी जाएगी, सभी दलों को इसकी जानकारी पूरी दी जाएगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा आज की इस सर्वदलीय बैठक में हो सकती है। इसके अलावा राजनाथ सिंह के अलावा अगर हम देखें तो अमित शाह और किरण रिजिजू भी इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और सभी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है, सेना को नमन किया है, सेना के पराक्रम को। तो सीधे तौर पर विपक्ष ने भी भारत की कार्रवाई का सीधे तौर पर समर्थन और सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से भी समर्थन किया जा रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस और आरजेडी या तमाम और अन्य दल हो। लेकिन कुल मिलाकर इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इस वक्त आज ये अहम बैठक होने वाली है और सर्वदलीय बैठक है। और सर्वदलीय बैठक में सीधे तौर पर आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी उस पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ऋषि, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? सर्वदलीय अहम बैठक आज होने वाली है, जो सभी दल के नेता इसमें बैठक में शामिल होंगे और साथ ही इसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां दी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए आज सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है सरकार की तरफ से। कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और वर्तमान परिस्थितियों में जो घटनाक्रम है इसकी समस्त जानकारी देने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग यानी सर्वदलीय बैठक आहूत की गई है। हम जानते हैं कि इससे पहले जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो परिस्थितियां बनी थी और देश के सामने जो सरकार ने अब तक जो बातें रखी थी और जो परिस्थितियां बनी, उसको लेकर भी एक ऑल पार्टी मीटिंग की गई थी, जिसमें सरकार ने बताया था कि किस तरीके से आने वाले समय में जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी समस्त जानकारी सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है और जो तमाम आतंकी हैं उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा चुका है और जो भी घटनाक्रम अभी चल रहा है उन सब की विस्तृत जानकारी ऑल पार्टी के माध्यम से सरकार सभी राजनीतिक दलों को देगी। और हमने देखा है कि आज के वक्त में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमारे जवानों के अदम्य साहस और वीरता की जो सराहना की गई है वो हमारी एकता और अखंडता की वानगी को बयां करती है। आज के वक्त में हम कह सकते हैं कि भारत
एक है और अपने शत्रुओं से जूझने के लिए, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए हमें पूरी सक्षमता और ताकत के साथ हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो तमाम जानकारियां हैं हमने अब ऑल पार्टी के माध्यम से सरकार की तरफ से दी जाएंगी, और जिसमें आगे आने वाले समय में क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। और ये सब जो जानकारी है, क्योंकि हमने देखा है कि सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में सरकार का साथ दिया है, कहा है कि हम एक हैं और इस मामले में हमारे राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सभी राजनीतिक दल एक हैं और अपने शत्रु को जवाब देने के लिए हमें हर समय तत्पर भी तैयार रहना चाहिए। जी बिल्कुल ऋषि, और इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले जब ये बैठक हुई थी तब ये कहा गया था सभी दलों की तरफ से कि भारत सरकार जो भी आतंक के खिलाफ कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करते नजर आएंगे, और वो अब नजर भी आए। सीधे तौर पर आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जानकारी भी साझा की जाएगी, लेकिन इसके साथ ही आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी उस पर भी चर्चा होना संभव बताया जा रहा है। ऋषि तो देखिए, अभी मामला हम कह सकते हैं कि हमने जरूर एक ऐसी कार्रवाई की है जिससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ होता है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसके ऊपर है, यहाँ तक कि उसके अंदर भी तमाम जो परिस्थितियां बनी है जिसमें कि है वहां की जो परिस्थिति बनी है, पाकिस्तान बिल्कुल भी एफोर्ड नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान के साथ किसी भी तरीके की हिमायत कर पाए। लेकिन हम जानते हैं कि वहां पर सेना का वर्चस्व रहता है और सेना के सरफिरे जो उनके कायराना हमले होते हैं, जो बातें करते हैं, वो उसके आधार पर जो भी परिस्थिति बनती है उसको लेकर भी राजनीतिक दलों के सामने सरकार अपनी बातें रखेगी कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और किस तरीके से भारत ने अब तक तैयारी कर भी रखी है आगे की घटनाक्रम को देखते हुए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बैठक पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और एक एक अपडेट पहुंचाते रहेगा। इसी के साथ आपको देखिए तो जहां एक तरफ ये सर्वदलीय बैठक भारत में बुलाई गई है, तो भारत जो है हिंदुस्तान इस वक्त एकजुट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखलाए हुए है, फायरिंग शुरू की जा रही है। दरअसल एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के पसीने इस वक्त छूट चुके हैं और काफी परेशान, टेंशन में पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है और संघर्ष विराम का एक बार फिर से ये उल्लंघन किया है। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है और जिसका जवाब भारतीय सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कुपवाड़ा, बारामूला और उरी में सीज फायर का उल्लंघन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से किया गया और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। अखनूर की अगर हम बात करें तो एलओसी के पार तोप और हथियार भी वहां पर चलाए गए हैं। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब तुरंत के तुरंत पाकिस्तान की सेना को दे दिया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीते कल मॉकड्रिल की गई, कई जगह पर ब्लैकआउट किया गया ताकि पहले से ही तैयारी की जा सके कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है, परिस्थितियां बनती हैं तो कैसे नागरिकों को सुरक्षित रखना है। फिलहाल वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हैं, 4 तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब की, दूसरी तस्वीर बिहार की, तीसरी तस्वीर है राजस्थान की और चौथी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। तो इन चारों ही तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर किस तरीके से बीते कल ब्लैकआउट किया गया। हालांकि ये सिर्फ 4 तस्वीरें हैं, इन 4 तस्वीरों के अलावा और भी पूरे देश में अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आई हैं कि किस तरीके से ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया है। कहीं पर 15 मिनट का ये रिहर्सल हुआ है तो कहीं पर आधा घंटे का ये रिहर्सल हुआ है। लेकिन इसके साथ ही मॉकड्रिल भी कल की गई। मॉकड्रिल में आपको बता दें कि दिल्ली में, प्रयागराज में और साथ ही लखनऊ में और कोझिकोड में ये मॉकड्रिल की गई है कि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो हमारी टीम को किस तरीके से एक्टिव रहना है। एनसीसी और एनएसएस के जो कैडेट हैं वो किस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आए, वॉलंटियर बनते हुए नजर आए और आम नागरिक जो हैं, खासतौर पे जो बुजुर्ग हैं, उनकी जान किस तरीके से बचाई जाए, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर कितना हम पहुंचा सकते हैं। इसका एक रिहर्सल या यूं कहे कि मॉकड्रिल ये कल की गई है। तो बीते कल की ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज और कोझिकोड की। इससे पहले ब्लैकआउट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई क्योंकि पूरे देश में कई जगह पर कल ब्लैकआउट भी हुआ और उसका समय कई जगह पर 8 बजे का रखा गया था तो कई जगह पर 9 बजे का ये समय रखा गया था और इस ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कई शहरों की लाइटें बंद कर दी गई। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो आतंकियों के जनाजे पर अब मातम भी नजर आ रहा है। दरअसल ये तस्वीर सामने आई है जब आतंकियों को मार गिराया गया तो उसके बाद में जो उनका जनाजा था वहां पर
आतंकी एक नजर आता है जो कि नमाज पढ़ता हुआ नजर आया। आतंकियों की मौत पर पाकिस्तानी सेना का यह मातम, क्योंकि आतंकियों की मौत हुई, उनका जनाजा, और लेकिन इस जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कई सारे जो अफसर हैं वो इसमें शामिल होते हुए नजर आए। LET के हेडक्वार्टर मुरीदके में ये जनाजा निकाला गया। जनाजे में पाकिस्तान की सेना के कई अफसर इसमें शामिल होते हुए नजर आए थे, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि इस जनाजे में, और इससे अब सीधे तौर पर यह जरूर नजर आता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों का साथ देता है और आतंकियों को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब ये जनाजे हुए तो पाकिस्तान के सेना के कई सारे अफसर इस दौरान वहां पर मौजूद थे, सलामी दी गई। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से शवों को इस वक्त पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया, यानी कि वो आतंकी नहीं, उनको शहीद का दर्जा पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है, जो ये तस्वीरें सीधे तौर पर बयां करती हैं। इसके साथ ही कई सारे पाकिस्तान जो है इस वक्त अपना प्रोपेगेंडा अपना रहा है, कई सारे फेक न्यूज फैला रहा है भारत के खिलाफ। किस तरीके से वो भी आपको बताते हैं। भारत के खिलाफ झूठी खबरें लगातार पाकिस्तान के जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां से वायरल की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी दावे किए जा रहे हैं और आज के नहीं बल्कि पुराने 3-3, 4-4 साल पुराने वीडियोस को साझा किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान एयरफोर्स का श्रीनगर एयरबेस पर हमले का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया कि उन्होंने श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया है, लेकिन वो दावा सिरे से खारिज, क्योंकि कई तस्वीरें जो हैं उनमें से खैबर पख्तूनख्वा में जो सांप्रदायिक झगड़ा हुआ था उसकी तस्वीरें इसमें शामिल हुई हैं। सांप्रदायिक झगड़ों के बाद में अगर हम देखें तो जो ये वायरल की जा रही है खबरें, भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, उस पर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है पाकिस्तान के पास में। PIB फैक्ट चेक ने झूठ का, पाकिस्तान का जो ये झूठ है उसका पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है और लगातार अभी भी किया जा रहा है। सरकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील सरकार कर रही है और साथ ही सरकार का कहना है कि आधिकारिक स्रोतों द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई जाए आप सिर्फ उसी पर भरोसा करें। तो ये तमाम वीडियो, लेकिन इसके साथ ही PIB आखिर किस तरीके से फैक्ट चेक कर रही है और कितने जो झूठ है उनका पर्दाफाश किया वो आपको बताते हैं। सबसे पहले भारतीय सेना ने सफेद झंडा लहराया, ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया, जिसकी हम तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वही सच ये है कि ये पुराना वीडियो है और पुराना वीडियो भी तब का है जब पाकिस्तान की आर्मी ने ही सफेद झंडा लहराया। तो ये उस दौरान का वीडियो पहला। और इसके साथ ही अगर हम अगले फोटो पे बात करें तो ये पहला झूठ जो पाकिस्तान का सामने आया है और इसका PIB फैक्ट चेक ने इसका पूरा पर्दाफाश किया है पाकिस्तान के इस झूठ का। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो दूसरी तस्वीर का भी रुख कर लेते हैं। दूसरा झूठ, भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया गया, ये दावा पाकिस्तान के कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, ट्विटर है, उसकी तरफ से किया जा रहा है। और लेकिन सच ये है कि फरवरी 2025 का ये वीडियो है, मिराज 2000 ग्वालियर में ये क्रैश हुआ था और उस दौरान का ये वीडियो साझा करके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया। तो किस तरीके से पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है वो इस वक्त सभी के सामने है और सोशल मीडिया पर ये तमाम अफवाहें इस वक्त फैलाई जा रही हैं इन वीडियो के जरिए। तो एक ये झूठ और पाकिस्तान का सामने आया, लेकिन इसके साथ ही एक और झूठ है, एक और झूठ सामने आया जिसमें कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि भारतीय राफेल को भावलपुर में मार गिराया गया। ये झूठ, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कि 2021 में पंजाब का ये वीडियो है जहां पर इंडियन एयरफोर्स MiG-21 क्रैश हुआ था और 2021 का ये वीडियो साझा किया जा रहा है ये कह के कि भारतीय राफेल को भावलपुर में मार गिराया गया और PIB की टीम ने इसका भी पूरा पर्दाफाश किया। हालांकि ये सिर्फ अभी 3 हमने आपको दिखाया, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनका PIB लगातार फैक्ट चेक कर रही है और पर्दाफाश पाकिस्तान का कर रही है। लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है ये हम सभी के सामने है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आतंकियों को किस तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट करता है, क्योंकि उनके जनाजे में भी पाकिस्तानी सेना के लोग शामिल हो रहे हैं, जाकर के वहां पर फूल चढ़ा रहे हैं वो। और साथ ही अगर हम देखें तो इसके अलावा फिलहाल ये 2 तस्वीरें भी इस वक्त सामने आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आज सुबह की जब हम बात कर रहे हैं तो श्री सिद्धि विनायक मंदिर और बेंगलुरु के जो गवि गंगाधरेश्वर मंदिर है वहां पर विशेष पूजा आराधना आज की गई है और उस दौरान की ये दोनों तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इस वक्त पूजा पाठ भी हमारे देश में लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कई धमाके हुए हैं। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि वहाँ पर लगातार सायरन बज रहा है, लगातार वहाँ पर इस धमाके को लेकर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस को वहाँ पर किसी को ले जाने नहीं दे रही है। लेकिन एक बात ये स्पष्ट करना होगा कि हमारी सेना ने जब कल पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और जिस तरीके से NSA का बयान आया है
भारत ने साफ तरीके से कहा कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, हमने सिविलियन या रिहायशी या फिर किसी वाणिज्यिक या आर्थिक क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया है। और हमारे हमले 1:05 से लेकर गुजरी रात में 1:30 तक हुए हैं। तो ये पाकिस्तान की सेना का अपना भी ट्रैप हो सकता है, वहाँ के स्थानीय आतंकवादियों के अपने भी काम हो सकते हैं, बहुत सारे जो वहाँ पर जो अन्य वो जमात है उनके काम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान खुद अपने आप में एक कौम की अगर बात करें, सेना की अगर बात करें, वो जिहादी मानसिकता की सेना है। सेना के पास हथियार तो हैं, लेकिन सेना खुद वहाँ की मिसगाइडेड रहती है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अपने खुद मिसगाइडेड मिसाइल से ही पाकिस्तान के लाहौर में इस तरीके का वाकया हुआ हो। वो स्पष्ट तरीके से जब चीज़ें आएंगी, आधिकारिक तरीके से आएंगी, ज़रूर पता चलेगा। लेकिन अगर देखें तो BLA ने भी क्लेम किया है कि उसने 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और जो BLA का हमला हुआ है। तो निश्चित तौर से पाकिस्तान अंदरूनी मोर्चे पर काफ़ी घिरा हुआ है, चाहे वो सियासी मोर्चा हो, चाहे वो वहाँ के आंतरिक शांति का मोर्चा हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति हो, चाहे वो बलूचिस्तान की स्थिति हो। भारत ने साफ किया है कि हमने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब इसके बाद अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो वो युद्ध के लिए उकसावे की कार्रवाई होगा। LOC पर और साथ ही साथ बारामूला, उड़ी और अखनूर सेक्टर में लगातार पाकिस्तान द्वारा सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना ने अपने तोपों के मुंह खोल दिए हैं, तोपखाने से उनको मुकम्मल जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो अलग अलग मोर्चे पर नजर आ रही है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मोर्चे पर तो मजबूत नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बाहर के तौर पर अगर हम देखें तो बाहरी दुनिया के लिए एक नया प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ बनाता हुआ नजर आ रहा है और पूरी तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन हर कोशिशों पर वो फेल साबित हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध पर आखिर कितने दिन का है लगा है विराम। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध की। दरअसल इस युद्ध को चलते हुए 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर यह युद्ध शुरू हुआ था और युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ ही दिनों में जीत हासिल कर लेगी, लेकिन अभी तक इस युद्ध का, इस जंग का कोई अंत नहीं निकला है। पिछले 3 साल में इस युद्ध की वजह से दोनों देशों में काफी तबाही मची है, लेकिन अब लोगों को इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है कि दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन का सीज फायर लागू हो गया है। ये सीज फायर 8 मई को आधी रात से लागू हुआ और 11 मई तक प्रभावी रहेगा। और इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर हमले नहीं किए जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 3 दिनों का ये युद्ध विराम। तो 3 दिन के लिए ये युद्ध नहीं होगा, 8 से 11 मई तक, यानी कि 72 घंटे का ये सीज फायर इस वक्त लगाया गया है। कीव समेत यूक्रेन के जो बड़े शहर हैं उनमें से किसी पर भी हमला नहीं होगा, ये आपसी सहमति हो पाई है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो पुतिन ने शांति का ये हाथ बढ़ाया है और शांति का हाथ बढ़ाते ही यूक्रेन की तरफ से भी सपोर्ट मिला और इस शांति को लेकर के बिना शर्त शांति वार्ता को तैयार इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है रूस। और साथ ही कहा गया है कि यूक्रेन हमला नहीं करेगा तो युद्ध विराम लागू रहेगा। ये बात रूस की तरफ से कही गई है कि यूक्रेन को हमला नहीं करना है इस दौरान, और अगर यूक्रेन ने हमला नहीं किया तो ये युद्ध विराम जो है वो आगे और भी बढ़ सकता है, ये लागू रहेगा, ये बात कही गई। इसके साथ ही कहा गया कि रेड स्क्वायर पर
कल भव्य सैन्य परेड भी निकाली जाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे, इस परेड के दौरान जब ये भव्य सैन्य परेड वहां पर निकाली जाएगी तो शी जिनपिंग भी वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो 3 साल से लगातार जो ये जंग जारी है उस पर 3 दिन का फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आया है। यूक्रेन ने हालांकि युद्ध विराम ठुकरा दिया है और कहा है कि सीजफायर मानने को यूक्रेन तैयार नजर नहीं आ रहा। रूस के संघर्ष विराम को प्रचार का हथकंडा यूक्रेन की तरफ से बताया जा रहा है कि ये सिर्फ रूस जो है अपना प्रचार कर रहा है, शांति का ही प्रचार कर रहा है। और इसके साथ ही कहा गया कि 30 दिन का युद्ध विराम होना चाहिए। ये युद्ध विराम 3 दिन का नहीं बल्कि 30 दिन का होना चाहिए और 30 दिनों तक कोई भी देश एक दूसरे पर हमला ना करे, ये बात यूक्रेन की तरफ से कही गई। नागरिकों को राहत देने की बात को भी मुद्दा बनाया गया है यूक्रेन की तरफ से। साथ ही यूक्रेन ने रूस के ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछला सीजफायर तोड़े गए थे रूस की तरफ से, ईस्टर पर भी रूस ने ही उल्लंघन किया है। ये बात लगातार कही जा रही है, पिछले सीजफायर की बात कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रिपोर्ट है ताज़ा अपडेट के साथ। अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? 3 सालों से ये जंग लगातार जारी है, दोनों देशों को काफ़ी नुकसान अभी तक हो चुका है, लेकिन अब फिलहाल अगर हम देखें तो 3 दिनों का ये युद्ध विराम। देखिए, 3 दिनों का जो युद्ध विराम है वह व्लादिमीर पुतिन की तरफ से घोषणा हुई है, रूस की तरफ से घोषणा हुई है। यूक्रेन ने इस पर सहमति नहीं जताई है और यूक्रेन का एक कहना ये है कि ये युद्ध विराम महज इसलिए कर रहे हैं कि रसिया में मॉस्को में जो उनका 9 मई को जो एक सेलिब्रेशन होना है विक्ट्री डे पे वर्ल्ड वॉर 2 में, उस विक्ट्री डे को स्मूथली होने के लिए उन्होंने ये युद्ध विराम किया है ताकि उसमें कोई अड़चन नहीं आए, उसका जो भव्य प्रदर्शन हो वो भव्य प्रदर्शन हो दुनिया के सामने। तो जेलेंस्की का ये कहना है, उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम इस बात की भी कोई गारंटी नहीं लेंगे कि अगर उसमें कोई भाग लेने जाता है तो वो सुरक्षित रहेगा, ये गारंटी रूस को करनी चाहिए। तो यह जो घोषणा है, यह घोषणा अभी तक माना ये जा रहा है कि ये एक तरफा घोषणा है। निश्चित तौर पे हो सकता है कि जेलेंस्की जिस तरीके के गेस्ट वहां जाएंगे वैसे में जेलेंस्की या यूक्रेन की तरफ से कोई ऐसी घटना को अंजाम न दिया जाए, क्योंकि बड़े बड़े नेता वहां जाने वाले हैं, यहाँ तक कि चीन के राष्ट्रपति भी जाने वाले हैं, तो इसलिए वहां पे कोई हमला नहीं हो। लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पे लड़ाई अभी भी चल रही है वहां पे कोई जेलेंस्की की तरफ से हमला नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये युद्ध विराम अभी तक एक तरफा है, क्योंकि पिछली बार भी जब युद्ध विराम मॉस्को की तरफ से घोषणा किया गया था तो वो युद्ध विराम लागू नहीं हुआ। जेलेंस्की का ये आरोप है कि युद्ध विराम मॉस्को ने ही तोड़ दिया था। तो बस इस स्थिति को देखते रहना पड़ेगा कि क्या होता है। 3 दिन का है, ये देख रहे हैं कि 3 दिन में क्या होता है। निश्चित तौर पे ट्रंप का भी दबाव रहेगा जेलेंस्की पे कि इस बीच में कोई वो ऐसी कोई घटना को अंजाम न दे। लेकिन निश्चित तौर पे जब से मिनरल डील हो गया है अमेरिका के साथ, जेलेंस्की के भी हौसले थोड़े बुलंद हुए हैं और वो लगातार खुलकर बात कर रहे हैं कि जो भी समझौता हो वो अस्थायी समझौता हो, और अस्थायी समझौते भी नहीं, 2-3 दिन के समझौते का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखना होगा कि 3 दिन में क्या स्थिति रहती है। अगर जेलेंस्की मानते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि तब पुतिन को भी समझाना आसान होगा ट्रंप के लिए कि आपने जो घोषणा की है उस घोषणा को जेलेंस्की मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो ये जंग है उस पर जल्द से जल्द विराम लग सके, और अब ये 3 दिनों का युद्ध विराम की बात रूस की तरफ से कही गई। और रूस ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध नहीं करता है, यूक्रेन की तरफ से हमला नहीं किया जाता है, तो हम भी हमला नहीं करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं सबकी बड़ी खबर का। तेलंगाना से ये बड़ी जानकारी मिली है जहां पर बड़ा नक्सली हमला इस वक्त किया गया है, ये सबसे बड़ी खबर। और इस आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद हो गए हैं, इसके साथ ही 1 जवान के घायल होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। दरअसल तेलंगाना के वाजेड़ के पास नक्सलियों की तरफ से ये हमला किया गया है। आईईडी बम वहां पर लगाए गए थे और ऑपरेशन पर जब जवान निकले थे तो इस दौरान नक्सलियों ने जवानों को अपना निशाना बना लिया है। और इस हमले की अगर हम बात करें तो 3 जवान शहीद हो गए हैं, साथ ही 1 जवान घायल इस वक्त बताया जा रहा है। आईईडी ब्लास्ट हुआ था, आईईडी ब्लास्ट वहां पर आईईडी जो है वो पहले से ही बिछाए गए थे नक्सलियों के द्वारा, लेकिन जब जवान वहां पर पहुंचते हैं तो ये ब्लास्ट होता है और सीधे तौर पर नक्सली निशाना साधते हैं। तो ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन पर निकले जवानों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया है और तेलंगाना के बाजिड़ के पास नक्सलियों ने ये बड़ा हमला इस वक्त किया है।
हालांकि एक तौर पर हम देखें तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन भी सख्त जारी है, क्योंकि ये कहा गया है कि 2026 के मार्च तक नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा और इसीलिए नक्सली बार बार इस तरीके के हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।